खरीदारी का रुझान बाजार ने पकड़ा जरूर है और ऐसे में कुछ इस समय के एक्टिव काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बजाज फाइनेंस का हमने पहले जिक्र किया, लेकिन इस समय जो भाग रहा है शेयर वो है बजाज फिनसर्व का। इसने भी अपनी चाल और मजबूत की है। 6100 का टारगेट, इनफैक्ट इस पर तो मोहर भी लगनी चाहिए क्योंकि आज मेरे ख्याल में दोपहर में 1 बजे के कार्यक्रम में ही प्रकाश गाबा ने 6100 का टारगेट दिया था, तो उस पर टारगेट हिट की भी आप साइन लगा दीजिए। 6105, 108 के लेवल्स आ चुके हैं। इस पर एक नया टारगेट भी लेकर आएंगे आपके लिए। इसके साथ ही देखिए एक और कंपनी, वो भी एक NBFC है और वो है उज्जीवन। उज्जीवन पे एक बाय कॉल आई है, ब्रोकरेजेस के रेडार पर है काउंटर और यहाँ पर 391 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ स्टॉक 4.5% भागा है। लेकिन मंदी मिड कैप फार्मा में जा रही है और इस समय जो बिकवाली के सौदे बड़े हैं वो वॉकहार्ट और स्ट्राइड साशून में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों काउंटर्स और भी टूट रहे हैं, इनमें गिरावट बनी हुई है। हमारे साथ अब किरण जाधव हैं ही, साथ ही पार्थिव शाह से बात कर रहे हैं। श्रीकांत चौहान और संदीप वागले को भी जोड़ेंगे। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। श्रीकांत, बजाज फिनसर्व, इस पर राय दीजिए। 6108 नया टारगेट क्या होगा? एक तो टारगेट अचीव हो गया, CNBC आवाज पर प्रकाश गाबा ने दोपहर को ही राय दी थी कि खरीदे, वो टारगेट हिट है। आपका टारगेट क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये पिछले कुछ 15-20 दिन से एक अपने रेंज में ट्रेड कर रहे थे और आज जैसे मार्केट ने वापस एक अच्छा एक मूव कर लिया है, 700 के करीब सपोर्ट ले लिया है और अपर बाउंड्री जो मार्केट की है मे बी 10,850 की होगी, उस लेवल के आसपास अगर मार्केट जा रहा है तो वापस इस पर्टिकुलर माहौल में जितने भी अच्छे स्टॉक्स है उसमें बाइंग आना चालू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजाज फिनसर्व है उसने एक अपना एक अच्छा नया एक ब्रेकआउट किया हुआ है। तो टारगेट्स यहाँ से आ रहे हैं वो है नेक्स्ट टारगेट्स 6250 से लेकर 6300 के, तो 6300 के फाइनल टारगेट्स हो सकते हैं। और बजाज फाइनेंस जो है वो भी यहाँ से 2400 से लेकर 2430 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम काफ़ी जितने भी गुड क्वालिटी कंपनीज है उनमें और बाइंग जनरेट हो सकता है। चलिए वागले सर, गुड आफ्टरनून। 10,765 सर, निफ्टी पे कोई ट्रेड इनिशिएट करोगे इस लेवल्स पर? आफ्टरनून आशीष, मुझे लगता है निफ्टी को 10,800 से 820, 820 से 840 और तक जाने की क्षमता है, अच्छे चांसेस है। सो करंटली मैं इनिशिएट करूंगा और 20 पॉइंट अगर करेक्ट मूव आती है तो ऐड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 10,730, ये स्पॉट लेवल्स है, और 10,820 पहला टारगेट होगा, 10,840 दूसरा टारगेट होगा। मुझे लगता है ये कल ही आना चाहिए, कल मतलब मंडे को आना चाहिए। तो 10,730 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने के मौके, किरण ने 10,740 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने की बात करी थी, तो इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये थोड़ा सा पुल बैक और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा, खरीदारी करने के मौके हैं। श्रीकांत, आप ट्रेड ले रहे हो क्या? और ले रहे हो तो क्या बायसनेस खरीदारी की तरफ ही रख रहे हो? आशीष जी, देखिए अपना जो जैसे सुबह बात हुआ था कि मार्केट जो है वो एक अपनी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अगर मार्केट वीक भी खुल जाता है तो 10,650 के करीब सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर आप अगर ओपनिंग देखोगे तो वो काफ़ी अलग सी थी। जैसे सुबह में दिख रहा था आपने को सिंगापुर निफ्टी 30-35 पॉइंट डाउन दिख रहा था आशीष जी, लेकिन वो खुला 10,700 के ऊपर और 10,700 को काफ़ी अच्छी तरीके से उसने मैनेज किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है ये ट्रेड वापस 10,820-30 के लेवल तक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो जो एक मीडियम टर्म जो रेंज है मार्केट की वो 10,850 की है, 10,700 की है और मुझे लगता है कि ऊपर जा रहा है। तो करंट लेवल से भी हम निफ्टी लॉन्ग करके चलेंगे तो शायद हमें ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो रहेंगे 10,740 के। जब से हर्षद ने आइडेंटिफाई करा था ये बजाज ट्विंस जो है ना, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, वो इंटरडे चार्ट लेकर आई है और रुकने का नाम नहीं ले रहे वो दोनों स्टॉक्स। किस तरह की मजबूती आ रही है। ट्विंस इसलिए कहा था, संजीव बजाज साहब के स्टेपल की दोनों कंपनीज हैं और देखिए किस तरह की तेजी इन दोनों ही स्टॉक से बनती हुई। मैंने कहा 1-1.5-2% तो और ऐड कर दिया उन्होंने जब अब चर्चा शुरू हुई थी। मेरे ख्याल में जितनी तेजी बजाज फिनसर्व में देखने को मिली है वो कैचअप कर रहा है, क्योंकि अब तक हमने देखा था फाइनेंस में तेजी और बजाज फिनसर्व एग्जैक्टली 6100 फायदा मिलेगा पूरी तरह 44-45 रुपए तो स्क्रीन पे ही लोगों ने कमा लिया। बहुत तेजी और निफ्टी को लेकर सब मान रहे खरीदारी करने का मन बना है। श्रीकांत का भी यही मानना है। अच्छा, एक इसके पीछे एक वजह है। डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 100 पॉइंट ऊपर
120 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर्स पर। और आज देखिए वो ओपेक की बैठक भी होने वाली है। फाइनल आउटकम हो तो रही है बैठक। इनफैक्ट जर्मनी का मार्केट 50 पॉइंट ऊपर, यूके में हम देख रहे हैं 40 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। फ्रांस में भी अच्छी खासी तेजी ही बनी हुई है, जी हाँ 30 पॉइंट ऊपर। लेकिन डाउ फ्यूचर्स की ओर से इशारा है तेजी, और वही तेजी मेरे ख्याल में स्क्रीन पर भी आ रही है 10,784। आपने ओपेक की बात छेड़ी, ब्रेंट तो 74 पे अटका हुआ है इस समय उस बैठक के ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से पहले। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नर्वस हो रही हैं। एचपीसीएल उठाइए, स्क्रीन पे लेकर आइए, प्रेशर से अब कामकाज शुरू हो चुका है, प्रेशर बढ़ता हुआ। बीपीसीएल, आईओसी, सबसे ज्यादा एचपीसीएल पे दिन के लोज की तरफ ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर बढ़ते हुए। क्या करूं किरण, ये मेयर नर्वसनेस है या लग रहा है पिटाई की तैयारी हो रही है? नहीं, पिटाई की तैयारी नहीं हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ आज का जो कल का जो पुलबैक है उसका रिट्रेसमेंट है। और वैसे भी ये स्टॉक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, 305 ऑन द लोअर साइड, 318-19 ऑन द हायर साइड। तो ये दोनों लेवल्स अब आपको मेक और ब्रेक लेवल्स है। मेरा मानना है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी आज या कल, शायद सोमवार को आपको 318 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। उसके बाद एक फ्रेश टेक्निकल बाय आ जाएगा जिसका टारगेट करीबन 342 के करीब रहेगा। तो ठीक है, एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन इनफैक्ट लास्ट आधे घंटे में अगर प्रेशर आया इन्हीं काउंटर से आया। लेकिन खरीदारी आशीष देखिए सीमेंट में भी हो रही है, और सीमेंट में इंडिया सीमेंट एक स्टॉक जो काफी तगड़ा हो रहा है। 4% की बढ़त इसमें 112 के लेवल्स आ गए। अरे हमारी पिक है, आपकी पिक मॉनसून सेल जो हुई है ना, अच्छा उसमें आपने पिक आया है। अमरीश वलीका की पिक थी, वो पिक थी। और एक और स्टॉक मैं देख रहा था स्क्रीन पे, जेट एयरवेज, वो भी पिक थी उसी शो की। दोनों आज देखिए ये दोपहर के तेजी वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही रफ्तार इनफैक्ट बढ़ाई है। इंडिया सीमेंट ऊपर और जेट एयरवेज भी, दोनों पर एक चार्ट चेक कीजिए। एक मिनट, एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पर लेकर आए, क्या स्पाइक आया उसमें अचानक, ये बाजार की मदद करेगा। देखिए निफ्टी अब आधे % की मजबूती की तरफ बढ़ते हुए 10,785 के लेवल्स हैं, 10,800 के बेहद करीब। ये देखिए एचडीएफसी बैंक में क्या उछाल बनता हुआ नजर आ रहा है। किरण कोई कॉल होगा आप इस पे, श्रीकांत आप भी व्यू दीजिएगा अपना। लेकिन किरण कुछ ट्रेड बनाऊं क्या? एचडीएफसी बैंक बाय करके ही चलना चाहिए। जिस तरीके का बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है और एचडीएफसी बैंक है, वो हैंड इन ग्लव चल रहा है। और मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला पूरे दिन भर, और अभी एक अच्छी मूव आ रही है। मेरा स्टॉप लॉस 2055 के करीब रहेगा, 10 रुपए नीचे। और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सोमवार तक आपको 2100 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। 2100 का टारगेट आप दे रहे हैं सोमवार तक का। श्रीकांत, आज के लिए कोई खास टारगेट अगर इस समय कोई ट्रेड ले रहा है 2065 पर? मुझे लगता है कि आज के जो लोज है 2049, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। कल का जो एक फॉर्मेशन था वो था एक पॉज काइंड ऑफ फॉर्मेशन था, कि जहां पे जो ओपनिंग थी एचडीएफसी बैंक की 2060 की थी, क्लोजिंग भी 2058 के आसपास की थी। तो ऐसे फॉर्मेशंस कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस होते हैं। और अगर आप समझ लीजिए वेडनेसडे की अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक दिन भर में 30 रुपया चला था। तो मुझे लगता है शायद ये वापस ये करंट लेवल से भी 30 रुपया और चल सकता है। 2050 के लोस थे, 2080 से लेकर शायद 2085 के लेवल्स आज के दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। 2085 85, ठीक है। 2085 2068 के लेवल्स तो आ ही गए हैं, यहाँ पर मोमेंटम तो है। तो देखिए अब ये सारे जो फाइनेंशियल दिग्गज हैं, दो बजाज स्टॉक्स, बजाज फिनसर्व फाइनेंस और अब एचडीएफसी में भी अच्छी खासी जान आई है, इनमें एक्शन बना है। लेकिन सीमेंट पर फटाफट एक इंडिया सीमेंट पर राय दीजिए, और फिर मैं पार्थिव की भी राय लूंगी पूरे पैक पर। श्रीकांत, इंडिया सीमेंट खरीदेंगे 112 पे? देखिए मुझे लगता है अर्शदा की जितने भी सीमेंट स्टॉक है वो 2016 दिसंबर के लोस पे आ चुके हैं, यानी तकरीबन 2 साल के जो लोस थे वहाँ पे आए हुए हैं। और जब भी मैंने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स अपने प्रीवियस लोस, बड़े लोस पे आते हैं तो एक रिकवरी या तो रिबाउंड तो देखने को मिलता है हर एक स्टॉक में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो आज का दिन उन्होंने चूज कर लिया है। हर एक स्टॉक में एक्टिविटी है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट लिया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर, कि जो मैनेजमेंट वाइज भी अच्छा हो या तो जिसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे 3600 के प्राइस से, और टारगेट्स रहेंगे 3750 के। स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का रहेगा, 3570 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट डेफिनेटली लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो क्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, अल्ट्राटेक सीमेंट लॉन्ग किया जा सकता है।
HDFC ट्विंस में जो उछाल आया, HDFC बैंक उसके बाद HDFC लिमिटेड ने फॉलो करा, दोनों हेवी वेट से ध्यान रखे बाजार के, और बाजार इस समय दिन के हाईस पे एग्जैक्टली खड़ा हुआ आपको नजर आएगा 10,788। तो अब से कुछ देर पहले जो एक्सपर्ट्स ने कॉल दिया था कि स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड के ट्रेड इनिशिएट करें, एकदम सटीक पड़ता हुआ 10,790 के लेवल्स पे बढ़ते हुए आधे % की मजबूती है। इसमें एक और स्टॉक जोड़ लेते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि वो भी अब ½ % बढ़ गया है पिछले 2-3 मिनटों में। यहाँ पर देखिए ये दोनों HDFC और HDFC बैंक के चार्ट्स आपके सामने, वो सीधा स्पाइक आया है। यही तस्वीर हमने बजाज ट्विंस में भी देखी गई थी, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये अगला ट्रेड है जो इस समय आपने लेना है। किरण, इस पर बताइए, 1200 के पार निकलेगा आज? नहीं, 1197 1200 यही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर अगर क्रॉस करता है तो फिर 1220 की बात करूंगा। पर अभी के लिए अगर अभी इमीडिएट ट्रेड लेना है तो मेरा मानना है कि 1200 के करीब आपको ट्रेड टारगेट्स मान के चलना चाहिए। तो 1200 का टारगेट आज का जरूर है, उस पर ध्यान दीजिए। 1192 के लेवल्स पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। कई कंपनियां हैं जिनमें एक्शन देखने को मिला है, और आशीष आज फ्राइडे और उसके ऊपर वर्ल्ड कप, तो वो वीकेंड फीवर तो है ही। हाँ, तो ये कंपनीज कौन सी आप मेंशन कर रहे हो? यूनाइटेड स्पिरिट्स और जुबिलेंट फूडवर्क्स। हाँ। वरुण ने तो गॉडफ्रे फिलिप्स भी डाला था, लेकिन मैं उसको हटा देती हूँ। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दोनों काउंटर्स, इनमें हर मौके पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तेजी की पोजीशन ली है। हाँ, अच्छी खासी मजबूती, और चार्ट्स लेकर आए अच्छी मजबूत। मैं कह रहा था जो स्टॉक्स मेंशन जिसमें मजबूती देखने को मिल रही, उन्हीं में आप ध्यान रखें, स्पेसिफिकली बाइंग। अच्छा किरण जी, श्रीकांत जी और संदीप वागले सर, आप लोग जब भी आपके रडार पे कोई भी कॉल आए जो हम स्टॉक्स बात करें, उसके अलावा भी कोई पिक नजर आए तो प्लीज हम लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दें, तो हम लोग को पिक्स ले लेंगे ताकि दर्शक उसे मिस आउट ना करें। इस बीच मेरे ख्याल से चलिए एक फंडामेंटल गेस्ट से भी बातचीत कर लें। पार्थिव शाह साहब, सन फार्मास्यूटिकल्स अब दिन के हाईज पे, मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप गेनर के तौर पे है, 3.5% के आसपास का उछाल। तो फार्मा एज अ स्पेस में वो दमखम खत्म नहीं हो रहा सर, ये बिल्कुल ट्रेंड डे था सन फार्मा के लिए। आप लोग कहीं फार्मास्यूटिकल में बाइंग शुरू कर चुके हो सर, और कर रहे हो तो कहां कर रहे हो बता दो। सी आई थिंक फार्मास्यूटिकल में हमें लग रहा है कि काइंड ऑफ वर्स इज ओवर। जो प्राइस इरोजन जो उनको मिल रहा था यूएस मार्केट्स में, और उन्होंने जिस तरह से कमेंट्री दी थी और पास्ट में रिजल्ट्स दिखाए थे, ये सब अच्छे स्टॉक्स जैसे कि ल्यूपिन है, सन फार्मा है, कैडिला है, उसमें हर एक में ऊपर के स्तर से हमने अच्छा करेक्शन देखा था। लेकिन अभी इन लोग की जो कमेंट्री है और इन लोग का जो R&D स्पेंड है वो स्पेशलिटी पाइपलाइन पे आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इवन कंपनी लाइक ल्यूपिन, जिन लोग ने जापान में भी एक बायोसिमिलर लॉन्च किया है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसकी मार्केट साइज ही 10-15 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो सन फार्मा में भी हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी पाइपलाइन है, और इन लोग ने बहुत ही स्मार्टली, जब मंदी का दौर था, उन्होंने R&D स्पेंड कम नहीं किया था। इसलिए मेरे को लग रहा है कि स्मार्ट मनी डेफिनेटली ये शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में, स्पेशली FY 19-20, हम लोग देखेंगे कि इसमें फिर से हमको वो रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ वापस आते हुए दिखेगा, और जो हाई मार्जिन पे ये कंपनीज पहले काम कर रही थी वो भी हमें वापस देखने को मिलेगा। और जो जेनरिक बिजनेस है वो काइंड ऑफ कैश का रहेगा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं रहेगा, लेकिन स्पेशलिटी बिजनेस ओवरऑल मार्केट्स में ग्रोथ दिखाएगा। तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी कंपनीज है, जो वैल्यूएशन, जब लार्ज कैप कंपनीज हमें अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है तो वही बेहतरीन ट्रेड रहता है या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट रहता है। तो सन फार्मा है, ल्यूपिन है और कैडिला हेल्थ केयर है, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमारी सबसे फेवरेट कंपनीज रहेंगे। किरण, फुटबॉल देख रहे हो आजकल आप? क्या वर्ल्ड कप? बिल्कुल, हर मैच देख रहे हैं। हाँ, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और मेरा मानना है कि मुझे कंजम्पशन, हाँ नहीं बोलिए। मुझे बताया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आपके पास कोई स्ट्रेटजी भी है सर? बिल्कुल, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है, और जुबिलेंट फूडवर्क्स में मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए कॉल ऑप्शन, जो कि 1400 का कॉल ऑप्शन है, जो कि 17-19 रुपए के करीब मिल रहा है। स्टॉप लॉस 14 रुपए का रहेगा, और कैश टारगेट मेरा मंगलवार तक 1420 का है। तो इस लिहाज से मिनिमम कॉल ऑप्शन जो बढ़ता नजर आएगा वो करीबन 40 रुपए का। तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रहेंगे इस जुबिलेंट फूडवर्क्स से। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 1400 का कॉल लेकर चलें, 1400 का कॉल खरीदेंगे। इस कंजम्पशन थीम पर एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। हमारे साथ योगेश मेहता भी जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के। सो देखिए, एक तो फार्मा है और दूसरा है कंजम्पशन, और कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स। आपकी क्या राय है? क्या बड़े पैमाने पर आपके क्लाइंट्स को ये खरीदवा रहे हैं आप?
देखिए, जो कंजम्पशन स्टोरी जो है वो बरकरार रहेगी इंडिया के लिए, तो यहाँ से जो ग्रोथ रेट है उनका वो काफ़ी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम रिकमेंडेशन में मैकडोवेल जो है, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, और जुबिलेंट फूड जो है जहाँ पे 50-55% 55 पी के आसपास स्टॉक चल रहा है, बट ग्रोथ रेट भी जो है अगले साल के लिए भी सेम स्टोर ग्रोथ जो है वो हाई डबल डिजिट के ऊपर जाएगा, अराउंड आई मीन टू से 18-20% के करीब। अगर नहीं भी डिलीवर करेंगे तो 16-17 के करीब, तो ये जस्टिफाइड है। तो यहाँ से एक्स बोनस होने के बाद फिर से भी यहाँ से पोटेंशियल तो है इससे मूव होने का ऊपर और आगे अप्रिशिएट होने का। तो ये दोनों जो स्टॉक है हम रेकमेंड जरूर से कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इस बीच ध्यान रखें, कच्चे तेल को अपने रडार पर रखें। लाइकली है कि जल्द वो आउटकम आता हुआ नजर आएगा। वियना ऑस्ट्रिया में वो बैठक चल रही है जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, और बड़े इश्यूज हैं इस बार। कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, रशिया चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, जबकि ईरान, इराक, वेनेजुएला ये चाहते हैं कि प्राइसिंग पे फोकस करा जाए, प्रोडक्शन ना बढ़ाया जाए। और इस समय जो बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कहा जा रहा है कि प्राइवेट टॉक्स चल रहे हैं, तो सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। तो देखते हैं किस तरफ ये मूड आता है। इस समय कच्चे तेल में तो रिएक्शन नहीं है, $74 कुछ आ गया। 10,800 के लेवल्स पर निफ्टी आया। अरे तो सटीक 10,805 हो गया। 805 पूरी तरह से, और 26,700 के लेवल्स भी हिट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में आपने टारगेट दिया था 26,620 640 का, किरण, उसके ऊपर 26,700 के लेवल, ये टारगेट आप रिवाइज कीजिए। हमें बताइए नया टारगेट क्या होगा। बागले साहब, इन द मीनवाइल आपकी स्ट्रैटेजी बताइए। निफ्टी बैंक अब खरीदेंगे? मेरा मानना है कि इधर आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए। 26,625 का रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट्स के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,800 के लेवल से। सऊदी मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स आ गए हैं, 1 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई बढ़ाने का प्रपोजल आया है। 10 लाख बैरल, ये बड़ा अमाउंट है। हम लोग मान रहे थे 3-4 के आसपास है, 3-4 लाख के आसपास तो बाजार पचा लेता। सप्लाई बढ़ेगी, आसान शब्दों में कच्चा तेल ठंडा पड़ना चाहिए इवेंचुअली, तो एक रिलीफ की बात होगी हम जैसे उभरते बाजारों के लिए। आशीष, इनफैक्ट मैं सुबह मनीषा से ही बात कर रही थी, और यही हो रहा था कि एक एट द मोस्ट 1.5 मिलियन, उससे ज्यादा की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? 1.5 मिलियन पर $2 से $3 का इम्पैक्ट आएगा, वो करेक्ट ठंडा पड़ेगा। $2 से $3 की गिरावट आनी चाहिए, लेकिन अब सिर्फ अगर 1 मिलियन आ रहा है तो शायद वो $2 तक सीमित रह जाए फॉल। तो अब जो 73 के आसपास ट्रेड देखने को मिला, या फिर 74 के आसपास, वो 72, 71, 72 के आसपास दिखाई देगा, उससे ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाई देगा इस समय। चलिए, ये फिलहाल अच्छी खबर कि इतने सालों से जो वो सप्लाई को कॉन्स्ट्रेंट बना के रखा हुआ था, रोक रखा था, फाइनली 1 मिलियन बैरल यानी कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन प्रपोजल है। कि बढ़िया प्रपोजल है, ये फाइनल आउटकम नहीं आया है। होपफुली 4 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, क्योंकि ये सऊदी मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए कुवैत के ऑयल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मोटा मोटी सभी ये कह रहे हैं, सपोर्ट इंक्रीज ऑफ 1 मिलियन बैरल्स पर डे है, या फिर पर डे, और लेस इफ व्हाटएवर द मार्केट नीड्स। तो ये फिलहाल अपडेट आ रहा है। वो कुवैत के मिनिस्टर ने कहा था नो वन शुड एक्सपेक्ट इमीडिएट फ्लड ऑफ ऑयल, तो फटाफट ऐसी नहीं होगा कि एक दिन में ही आप देखेंगे वो 1 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का सप्लाई आएगा, उसमें टाइम लगेगा। वैसे भी उन्होंने कहा था कि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो नए निवेश की जरूरत होगी, इसीलिए फिलहाल वो अपडेट्स आते हुए 73.90 के करीब आ चुका है ब्रेंट, ज्यादा कुछ हिल नहीं रहा है। ये प्रपोजल्स है, फाइनल डिसीजन मेरे ख्याल में कुछ समय में आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि उम्मीद ना करें कि कल से ही इतनी बड़ी सप्लाई आएगी मार्केट में। बिल्कुल ठीक। तो मार्केट का मूड तो वैसे सुधरता हुआ 2/3% के आसपास, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर, निफ्टी 10,805 के लेवल पे कर रहा है कामकाज, और ये मूड सुधरा है अक्रॉस द बोर्ड। बैंक निफ्टी, हम एचडीएफसी ट्विंस की बात कर रहे थे, तमाम दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अब 1% के आसपास की उछाल की तरफ बढ़ता हुआ, 0.8, 0.9% मजबूत। मिड कैप स्मॉल कैप लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाते हुए और मार्केट ब्रेथ खासी सुधरती हुई अब तो ऑलमोस्ट 1:1 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड लो लेवल से अच्छी रिकवरी भारतीय बाजारों में, और अब दिन के हाईज के आसपास कर रहे हैं ट्रेड हम। इस बीच एक स्टॉक रह रहे कि मेरे जहन में आ रहा था, अदानी पोर्ट्स। आपको याद होगा कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, प्रमोटर्स ने माल बेचा, तमाम एफआईआईज की तरफ से वो खरीदारी होती हुई नजर आई थी। स्टॉक कमजोर खुला था और अब दिन के लो से एक तगड़ी रिकवरी की तैयारी, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ता हुआ। वागले सर, कॉल दें स्टॉक पर।
आशीष आप स्टॉक रिपीट अदानी पोर्ट्स एंड SEZ। आशीष ये मार्केट में सभी चल रहा है तो मैं समझता हूँ ये भी चलेगा। मुझे लगता है 372 374 तक जा सकता है, बट डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक में से नहीं है, मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। क्लियरली बाउंस बैक मूव ही होगी। ओके, बाउंस बैक कर रहा है और ज्यादा एक्शन नहीं आया। लेकिन एक स्टॉक जिसमें तेजी बन रही है, और अगर वागले साहब आपको याद हो, फ्यूचर रिटेल का जिक्र मैंने कल भी किया था क्लोजिंग बेल के आसपास, जहां पर बढ़त थी। आज वो स्टॉक देखिए 4% ऊपर, पिछले 10 मिनटों में और बढ़त आ गई है, 572 पर आया है फ्यूचर रिटेल। अब कुछ तेजी बन रही है क्या? हर्षदा, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो कि अराउंड 565 ब्रेक किया है, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा ये स्टॉक पर। मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, 564 के स्टॉप लॉस से बाय करें। अगर 580 ब्रेक होता है तो और ऐड करें, तब रियल स्ट्रेंथ आएगी और फिर मेरा 610 का टारगेट होगा। ओके, तो एक्शन में आज क्या क्या है? इंडिया सीमेंट 4% वायदा में उछाल, उज्जीवन में 4% उछाल, हर्षदा इन स्टॉक्स को मेंशन कर चुकी थी। अंबुजा सीमेंट मजबूती, यूएसएल जुबिलेंट फूडवर्क्स में मजबूती, 2.5 से 3% के आसपास का उछाल। जेट एयरवेज, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सन फार्मास्यूटिकल्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये वो टॉप गेनर्स हैं इस समय बाजारों में जहां पे अच्छी मजबूती है। लेकिन अच्छे बाजार में जहां दबाव है उनमें एसआरएफ अब 5-6% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, इसका चार्ट लेकर आए। लगातार ये प्रेशर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा एसआरएफ के स्टॉक पे। मैं एसआरएफ की बात कर रहा हूं। ग्रैन्यूल्स इंडिया, अदानी पावर, पीसी ज्वेलर्स, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो एक स्टॉक इशू है जो पिछले कुछ दिनों से सब तेजी आ रही थी, और इनफैक्ट कल की तेजी में आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ने मदद करी थी। आ रहे, लेकिन आज साल कर रहा है, सुबह से प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा, तो इस मार्केट रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में श्रीकांत चौहान साहब, आरएल पे क्या कॉल होगा? क्योंकि इसकी एजीएम है। हिस्टोरिकली क्या होता है, एजीएम से पहले कुछ बाइंग देखने को मिलती है, वो देखने को मिली भी थी। आज जो ठंडा कामकाज कर रहा है कल के हाई छूने के बाद से, क्या करूं? आशीष जी, अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इंडेक्स मैनेजमेंट में हमेशा ही मदद करता है, और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट काफ़ी वीक था तब इसने अपने सेंटीमेंट को पकड़ के रखा था, और आज जैसे बाकी स्टॉक्स में अगर तेज़ी बनी है तो इसमें एक अच्छा करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये हेल्दी साइन है, और शायद ये स्टॉक अगर करेक्ट हो रहा है तो 1000 के करीब करीब इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें बाइंग जनरेट हो सकता है, बट चूंकि मार्केट अब ऊपरी रेंज पे आ चुका है तो थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन अगर वर्स्ट कम वर्स्ट अगर मार्केट में अगर शायद किसी रीजन से अगर खराबी आए तो शायद लगता है मुझे 990 के करीब आ सकता है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ओपेक की जो बैठक है और उसमें जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, तो वो जो एक फंडामेंटल रीजन है वो इसके लिए निगेटिव है। करेंसी भी अगर आप देखेंगे तो 6820 की जो करेंसी है वो 6780 हो चुकी है, तो ये दोनों रीजन इसके लिए फंडामेंटली भी निगेटिव है, और इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन 1000 से लेकर 990 के रेंज में इसे काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लगता है वापस एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। योगेश मेहता, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय रहेगी? इस दिग्गज को हर गिरावट पर क्या आप खरीदेंगे या फिर कॉशियस रहेंगे ओपेक के इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद? देखिए, ओपेक के डेवलपमेंट के बाद ऐसा लगता है कि जो क्रूड प्राइस है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और इन रिलायंस को क्रूड और टेलीकॉम दोनों का एडवांटेज मिलता है। और आप देखेंगे तो चार्टिस्ट ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी 1030 के आसपास करीब जो नया रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसके ऊपर पार हो जाएगा तो फर्दर यहाँ से अपसाइड हो सकता है। बट मीनवाइल फंडामेंटल बेसिस पे जो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद अभी ये परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया है जियो के साथ साथ, तो हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी 10-12% की उम्मीद की जा सकती है विद लॉन्ग 1 साल 1.5 साल के व्यू से। और स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस नहीं दिया है, जो यहाँ से अभी लाइमलाइट में आएगा, ईबी टू एबिटा बेसिस पर भी यहाँ पे वैल्यूएशन फेयर करेंगे तो 1130-1140 तक का हमारा टारगेट है। हाँ, क्योंकि रिलायंस की बात हुई है तो क्विकली डिस्क्लोजर, स्वामित्व और प्रबंधन इस चैनल का सीएनबीसी आवाज का इसी कंपनी के पास है। एक्सपर्ट से व्यू इसलिए लिया था क्योंकि स्टॉक दबाव में। 40 सेकंड रह गए हैं एसटी बीटी एसटी कॉल के, तो एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले एक काम करता हूं, क्विकली मार्केट का थोड़ा सा चेक ले लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स पे जाएंगे। एक स्टॉक पे बात कर लिए तो वागले सर, एमटीएनएल देखिए आप जब तक चार्ट 8% मजबूत है, अच्छा उछाल आया था और ऐसा नहीं है कि उसके बाद दबाव आया है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आज पीएमओ के साथ बैठक है इसके रिवाइवल पर, डीओटीए की रिवाइवल, हालांकि ऑन द कार्ड्स काफी लंबे अरसे से, आपको याद होगा डिलाइट को साइन भी करा था इस कंपनी ने रिवाइवल पे बातचीत के लिए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। दो बड़े इश्यूज हैं एमटीएनएल के साथ, हाई डेट जो है और दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट जो बड़ी तगड़ी है।
वागले साहब, चार्ट्स पे क्या करना चाहिए? कुछ दमखम है, फंडामेंटल कॉल लेने की जरूरत है नहीं, खबर आएगी तब देखेगा कुछ एक्शन, अदरवाइज ये स्टॉक फिर पिटेगा। लेकिन चार्ट्स पे कुछ करोगे ट्रेड या छोड़ दूं? आशीष, मोमेंटम है लेकिन ये स्पर्ट्स देता है और फिर फिजल आउट होता है। इसको मैं कहूंगा फ्लैटर टू डिसीव वाले स्टॉक्स है, तो मैं अवॉइड करूंगा एक्चुअली। ये तो आपने बहुत पोलाइटली कहा है, फ्लैटर टू डिसीव। अगले साहब झांसा देते हैं, फंसाते हैं ट्रेड्स और कुछ नहीं करते। आज देखिए, जब खबर आई थी 18 रुपीज 60 पैसे तक के लेवल्स देखने को मिले थे, उसके आगे वो स्टॉक बढ़ा ही नहीं। और मैं दोपहर से इनफैक्ट प्रकाश से भी यही बात कर रही थी कि मैक्सिमम क्या जाता है, ये 20 रुपए जाता है, उसके ऊपर तो लेवल्स हमने हाल फिलहाल में देखे नहीं है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आनी थी, तब सीएलएसए की किसी है याद है रिपोर्ट आई थी, उसमें सरकारी कंपनीज के रिवाइवल की बात, उसमें सबसे ज्यादा भागा था, सबसे ज्यादा रिवाइवल की बात इसकी थी और उसके बाद चला था। आज 4 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं, कुछ करने लायक है भी नहीं एक्चुअली इसमें। और जो सबसे बड़ा इसके अंदर रिवर्क होगा, या जो आप कहते हैं ना रीप्रोग्रामिंग होती है किसी सॉफ्टवेयर की, वो बीएसएनएल के साथ मर्जर पर अगर कुछ आगे मामला बढ़ता है, उस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही है। चर्चा में उन्होंने क्या कहा कि 2800 करोड़ जो इन्होंने स्पेक्ट्रम पे इंटरेस्ट दिया था वो वापस दिए जाए, वीआरएस के लिए 1100 करोड़ दिए जाए। अब ऐसा तो मैनेजमेंट मांग कर रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दो इशू, एक तो या तो मर्जर हो जिसकी लंबे अरसे से इंतजार था, उस मर्जर से कितना फायदा होगा ये अलग बात है, मर्जर पे शायद ये स्टॉक रिएक्ट कर जाए। या दूसरा, हमेशा लोग बात करते हैं एसेट सेल, तगड़ा एसेट है, जब तक इस पे फैसला नहीं होगा ये दिक्कत वाली बात है। इलेक्शन के तक तो एसेट सेल होने वाला है। हाँ, अटकेगा, तो इसीलिए थोड़ा कॉशन के साथ मूव करें। अच्छा, बीटीएसटी एसटीबीटी का समय हो गया है, तो किसके साथ शुरुआत करी जाए? हाँ, किरण जाधव सर बताएं सर, आपके कॉल्स क्या हैं आज के? आज जी मेरा पहला कॉल रहेगा गॉडफ्रे फिलिप्स। ये बाय करके चलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने का वॉल्यूम्स डेटा देखते हैं तो उसके करीबन 4 टाइम्स 5 टाइम्स वॉल्यूम्स आज हो चुके हैं। डेरिवेटिव डेटा काफी स्ट्रांग है, इधर भी एक बहुत अच्छी पैटर्न देखने को मिल रही है। और कुल मिला के इसका टारगेट जो कि मंडे को देखने को मिल जाना चाहिए वो है 789 से 795, और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 760 का रहेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। दूसरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, नीचे से बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं, मेरा मानना है कि जो हमने करेक्शन देखी थी वो खत्म हो गई और एक अच्छी नई मूव आ रही है। तो सोमवार के लिए मेरे टारगेट्स 916 के देखने को मिल जाने चाहिए, 895 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो गॉडफ्रे फिलिप्स खरीदे, 789 टारगेट पहले, फिर आगे 795 का टारगेट। 795 आपका रिवाइज टारगेट है, राइट? अच्छा, वो हायर एंड है, ओके। और 916 है एमएनएम का टारगेट। श्रीकांत बताइए, इस समय तेजी तो करेंगे, अब क्या लेंगे? जैसे मैंने बोला कि जितने भी क्वालिटी या अच्छे कंपनीज है उसमें बाय किया जा सकता है, जो ग्रोथ कंपनीज है, जैसे कि लाइक ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया मुझे लगता है करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। 5950 से ये स्टॉक वापस 6000 या 6020 के लेवल्स को शायद मंडे के दिन पे दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेंगे 5890 के करीब के। और एक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है HDFC लाइफ, और ये स्टॉक पिछले कई दिनों से एक ही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसके जो 4 या 5 दिन पहले काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, उसकी जो वेटेड एवरेज प्राइस थी उसी के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि HDFC लाइफ भी करंट लेवल से BTST के बेसिस पे लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 465 के, और टारगेट्स रहेंगे 500 के करीब के। ओके, क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखें एक्सपर्ट्स। ब्रिटानिया और HDFC लाइफ दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। वागले सर, आपके कॉल्स? आशीष, दोनों BTST है और दोनों बैंकिंग और है। पहला है M&M फाइनेंस। मुझे लगता है जो आज बजाज फाइनेंस ने किया, आई थिंक M&M फाइनेंस मंडे को कर सकता है। ब्रेकआउट की तैयारी है, 494 का स्टॉप लॉस होगा, 512 का टारगेट होगा। और दूसरा है HDFC बैंक, जो बाय करके चले, 2061 का स्टॉप लॉस, BTST के तौर पे टारगेट होगा 2110। ओके, तो HDFC बैंक और साथ ही साथ M&M फाइनेंशियल, NBFCs पर जोर दीजिए, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई कंपनियों पर जोर दीजिए, क्योंकि एक्शन वहीं पर दिख रहा है। चलिए, कुछ और स्टॉक्स पर राय लेंगे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी रेडार पर रखना है, क्योंकि आज वो JLR की इन्वेस्टर मीट है, लेकिन उस पर पार्थिव मैं आपकी राय लूंगी। लेकिन 2 स्टॉक्स जिनमें हमने देखा है भारी भरकम आज एक्शन रहा है, एक है IDBI बैंक और दूसरा है वॉकहार्ट। अब दोनों का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सोमवार को जब आप आए
तब ये अपडेट होगा कि शायद ये हम शायद अब कह रहे हैं लेकिन ये बैन में जा सकते हैं शेयर। इसी तरह की डेवलपमेंट इसमें बन गई है। 98% की स्टैंडिंग पोजीशन इस समय IDBI बैंक में है और साथ ही वॉकहार्ट में भी यही स्थिति है। एक तेजी की तरफ बढ़ा है, एक मंदी की तरफ बढ़ा है। श्रीकांत, दोनों में फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? IDBI बैंक अगर बैन में चला जाता है फिर आप क्या करेंगे? इसमें कुछ इंपैक्ट रहेगा? लार्जली शॉर्ट की पोजीशंस आप नहीं बना पाएंगे लेकिन खरीद तो पाएंगे ही। बिल्कुल, वैसे IDBI बैंक का वैसे स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशंस बने हैं, बड़े वॉल्यूम्स हैं और जब तक मुझे लगता है नहीं कि ये 57 के लेवल्स को तोड़े तब तक कोई बड़ी वीकनेस आएगी इसमें। तो 57 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग के बेसिस पे कंटिन्यू किया जा सकता है। मुझे लगता नहीं कि मंडे को कोई बड़े गैप से मार्केट खुले और इसी वजह से इसे लॉन्ग किया, या तो जो लॉन्ग पोजीशन है उसे कंटिन्यू किया जा सकता है या तो लॉन्ग फ्रेश भी ऐड किए जा सकते हैं 57 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन वोकार्ट फार्मा में जो एक फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में न्यूट्रल सी एक्टिविटी है, कोई खास बड़ी एक्टिविटी बनी नहीं है इन स्पाइट ऑफ कि बाकी फार्मा में काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करें क्योंकि ये एक स्टार फॉर्मेशन है और इसमें कंटिन्यूएशन अगर हो जाए किसी रीजन से तो इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर मंडे को गैप अप ओपन हो तो इसे लॉन्ग किया जा सकता है, तब तक इसे अवॉइड करें। तो ये दो स्टॉक हैं, IDBI बैंक, वॉकहार्ट फार्मा। अगर हल्के नहीं हुए तो ऑलमोस्ट ये बैन में जाने की तैयारी में है। तो आज शाम जो लिस्ट आएगी तो शायद ये बैन में हो वायदा के, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि बैन वैन की बात कर डाली तो अगले हफ्ते ध्यान रखें, गुरुवार को इस जून वायदा की एक्सपायरी होनी है, उसकी तैयारी भी हमें करनी है। अच्छा योगेश मेहता सर, अगले हफ्ते 25 और 27 एक दिन आ रहे हैं फोर्टिस हेल्थकेयर के रिजल्ट्स, एक दिन आ रहे हैं मनपसंद बेवरेजेस के रिजल्ट। कई लोग फंसे हुए हैं सर इन स्टॉक्स में। फोर्टिस हेल्थकेयर में तो बड़े दिग्गज निवेशक भी गलत पड़े हैं अब तक। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? आप लोग की फर्म को ऐसे स्टॉक्स में कहीं वैल्यू नजर आती है? आप लोग क्या कॉल ले रहे हो? अगर पोर्टफोलियो में थे तो इनसे क्या कंप्लीटली एग्जिट कर गए हो या रखे हुए हैं आपने? देखिए, दोनों जो नाम है फोर्टिस और मनपसंद काफी चर्चा में रह चुके हैं। उनकी बैलेंस शीट में जो काफी नंबर्स के बारे में जो काफी सारी दुविधाएं चल रही है और ऑडिटर्स की भी प्रॉब्लम्स है, तो बेटर है कि निवेशक को अवॉइड करना चाहिए। और अगर कहीं पे फोर्टिस हेल्थकेयर के जो शेयर्स अगर पड़े हैं तो कम से कम नई अपॉर्चुनिटीज स्विच कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें से रह के निवेशक को इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। और आगे चल के 2019 और 2020 को मद्देनजर रखते हुए अगर ये सरकार सेकंड टर्म कंटिन्यू करती है तो काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट है रिटर्न्स आने के। तो कोई अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, कंजम्पशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया, प्राइवेट फाइनेंशियल्स हो गए, वहां पे निवेश कर दीजिए स्विच करके। और मनपसंद में अभी तक सिर्फ ऑडिटर ने रिजाइन किया है, तो रिजल्ट नतीजे आने दीजिए अगर आपके पास है तो उसमें थोड़ा पेशेंस और रखिए, क्योंकि कंपनीज कोई जीरो नहीं हो जाएगा प्राइजेस का तब तक, ऐसा लग रहा है। तो पहले क्लैरिटी आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना मुनासिब रहेगा। मनपसंद में तो यही देखना होगा कि पहले जो ऑडिटर्स ने छोड़ा था, नए ऑडिटर्स को तमाम वो जानकारी मिली है या नहीं मिली है। इनफैक्ट आपको याद होगा सिकोया कैपिटल, इसके जो निवेशक थे, उन्होंने भी जब नेटवर्क 18 से बात की थी, उन्होंने कहा था डेलॉयट ने सारे सही सवाल पूछे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने उनको फर्निश नहीं किया उनके जवाब। तो उस पर नजर रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स जिसका मैं जिक्र कर रही थी, आज देखिए स्टॉक थोड़ा ठंडा है लेकिन थोड़ा सा 308 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज बर्मिंघम में यूके में वो इन्वेस्टर्स डे चल रहा है JLR का। JLR सबसे बड़ा इनके लिए क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड है। क्या कुछ निकल कर आएगा पार्थिव उस इन्वेस्टर डे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक अगर देखने जाए टाटा मोटर स्टॉक एक एनालाइज करना बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। JLR आपने बहुत ही राइटली बताया कि एक ट्रम्प कार्ड है, कैश काउ है और आगे जाते पूरा ये शेयर रीरेट होगा बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ JLR। और यूके में इन्होंने मीटिंग रखी है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि करीबन 30 to 40% बिजनेस जो है वो यूके और यूरोपियन मार्केट से आ रहा है और वहाँ पे जो डीजल का गाड़ियों का जो ट्रांजिशन हो रहा है, जिसकी बिकवारी कम हो रही है, उससे डेफिनेटली टाटा मोटर्स JLR के जो वॉल्यूम्स है
उस पर एक इम्पैक्ट आया, तो उसका ट्रांजिशन ये कंपनी कैसे करेगी वो एनालिस्ट को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा। प्लस कंपनी ने बहुत ही इनोवेशन किया है, काफ़ी R&D पे स्पेंड किया है। थिंग्स लाइक उनका जो I-PACE गाड़ी है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उस पर बहुत ही इनोवेशन किए, तो शायद उनको ये डेमो भी दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि आगे जाते जो ट्रांजिशन होगा उनकी जो गाड़ियों का, और जो नए लॉन्चेस है, जो नए पाइपलाइन है, हमेशा हम देखते हैं कि जब भी वो नए लॉन्चेस करते हैं लग्जरी कार मार्केट में, तो अच्छा एक वॉल्यूम ग्रोथ वापस आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 8 to 10% EBIT मार्जिन की बात है, वो मैनेजमेंट कैसे अचीव करेगी, वो उसका भी डिस्कशन होगा। तो इट इज़ वेरी गुड। जनरली एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को अगर क्लैरिटी मिलती है, इस तरह का इनिशिएटिव भी जो अगर अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट लेते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक आउटलुक के लिए क्लैरिटी बढ़ता है। मेरे लिए मानना है कि आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक में बहुत ही वैल्यू है, यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड ट्रिगर नहीं है, वैल्यू तो जरूर है। अच्छा, अदानी ट्रांसमिशन स्क्रीन पर लेकर आए, क्या गजब की तेजी उसमें आती हुई पिछले कुछ सेकंड्स में, मिनटों में आई है वो तेजी। किरण आप हैं तो बताएं, अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन चार्ट तो अच्छा देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का पैटर्न है, मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आती है 174, तो इधर से और 10 रुपए मूव सोमवार को देखने को मिल जानी चाहिए। और अभी अगर कोई लॉन्ग करता है तो 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 3.5 रुपए का रिस्क और 10 रुपए का रिवॉर्ड। अच्छा, वो हम क्योंकि वो एकदम स्टॉक स्पॉट कर रहे थे, इसलिए JLR पे फॉलो थ्रू नहीं कर पाए। लेकिन टाटा मोटर्स, JLR, अगर वो सिर्फ इन्वेस्टर्स डे अपने कामकाज को दिखाने वाले हैं इन्वेस्टर, बड़े बड़े एनालिस्ट को, तो उससे कुछ फायदा नहीं होना। अंटिल वो बताएं नए लॉन्चेस, अपने मार्जिन को मेरे ख्याल में नए लॉन्चेस की बात होगी इसमें, और खासकर मेरे को मार्जिन पिक्चर, क्योंकि JLR में तो रिजल्ट क्या देखता हूं मैं, सिर्फ मार्जिन प्रोफाइल, और मार्जिन को लेकर पिछले कुछ दिनों में टेंशन रही थी। तो अगर उस सब की कुछ क्लैरिटी आती है, ट्रैजेक्टरी आती है, तो फिर भी स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज होगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। लेकिन वागले साहब का दिन अच्छा है आज। 10,820 यही टारगेट था ना आपका वागले साहब, पहला वाला निफ्टी पे? हाँ जी हर्षदा, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो अब आप बताइए क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं पोजीशन, होल्ड करेंगे? अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं या पार्टली बुक कर सकते हैं, क्योंकि मंडे है, छुट्टी है, गैप होता है। बट मेरा कोई वीकनेस का कोई दिख नहीं रहा है। 10,840 के भी ऊपर जाएगा ऐसा मेरा मानना है। शायद आपको मंडे में एक 20-30 पॉइंट नीचे लेने को मिल सकता है, इतना ही है। तो पार्टली बुक कर सकते हैं, पार्टली होल्ड भी कर सकते हैं। चले, तो आधा मुनाफा घर ले जाएं, आधा होल्ड करें अगर आपने वैसी पोजीशन ली है। लेकिन तेजी की पोजीशन तो है। देखिए बाजार में तो काफी बढ़िया एक्शन, और मिड कैप इंडेक्स पर मैं जाती हूँ और उसके बाद चार्ट के चैलेंज के विजेता का अनाउंसमेंट भी हम करेंगे। 90 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है, तो जोरदार तेजी और तेजी आई है। वो डेवलपमेंट सुनने के बाद कि ओपेक के जो देश हैं वो तैयार हो रहे हैं 1 मिलियन बैरल्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ये फिलहाल अपडेट आया ओपेक की ओर से। OMCs नरम पड़ी, लेकिन इंडेक्स में मूव देखने को मिला है, जमकर खरीदारी हुई है। स्टॉक्स पर आएंगे, लेकिन फटाफट चार्ट के चैलेंज का कॉन्टेस्ट आज कौन जीता है ये आपको बताते हैं। तो देखिए आपके सामने चार्ट लेकर आते हैं। पहले चार्ट आपने पहचाना या नहीं वो पता हो जाएगा, और कौन आज कॉन्टेस्ट जीता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये रहा चार्ट। पिछले 12 महीनों में स्टॉक ने कुछ नहीं किया। हमने आपको 2 क्लू दिए थे। एक तो कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है, और साथ ही कि कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो ये 2 क्लूज थे। अब पलटिए उस चार्ट को डायरेक्टर साहब और हमें दिखाइए ये किस कंपनी का चार्ट है, और ये है बजाज ऑटो। तो मेरे ख्याल में वो क्लूज तो बहुत ही आसान कर रहे थे क्योंकि बहुत कम कंपनियों का मुख्यालय पुणे में है, और ऑफ कोर्स वो चार्ट देखकर मैं उम्मीद कर रही हूँ आपका मन करता है गिफ्ट तो मिलना चाहिए, है ना? इजी करना पड़ता है। ब्रेन रैकिंग किया तो गिफ्ट तो मिलना चाहिए। तो आज के जो विजेता हैं जिन्होंने सटीक जवाब दिया वो है हैदराबाद के वीरेंद्र खुराना जी। कांग्रेचुलेशंस खुराना जी, आपको मिल रहा है वो बढ़िया सा बारवा एक्सेसरीज काला क्लॉक ब्लूटूथ स्पीकर। वो आपके घर पहुंच जाएगा, और साथ ही हम आपसे बात करेंगे सोमवार को 11 बजे। हमें आप बताइएगा जरूर कि आप कब से ट्रेड कर रहे हैं और बजाज ऑटो आपने कैसे पहचाना। ओके, इस बीच कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए जिनमें आप दिन के हाईस की तरफ ये स्टॉक्स मूव करते हुए। एस्ट्राजेनेका
प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। दिन के हाईस पे अब ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ अच्छी खासी मजबूती, एक ट्रेंड डे कहना चाहिए स्टॉक के लिए। टिमकेन इंडिया अगला स्टॉक है, अच्छी खासी मजबूती। ये एस्ट्राजेनेका का काउंटर अब दिन के हाईस की तरफ मूव कर रहा है, 9-10% का उछाल। टिमकेन इंडिया लेकर आइए स्क्रीन पर, रेडा पे रखें इन तमाम स्टॉक्स को। टिमकेन इंडिया में भी अच्छी खासी तेजी आपको नजर आएगी। हम लोग चर्चा करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की वीकेंड से पहले ऐसी मजाक में, लेकिन वो स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है और अब देखिए दिन के हाईस की तरफ, फ्रेश हाईस की तरफ मूव कर रहा है। दिन के 4.5-4.25% का उछाल उस स्टॉक में। और इंडिया सीमेंट्स की लगातार जिक्र भी हुआ था और इंडिया सीमेंट्स भी अब मजबूती और बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वो स्टॉक्स जो एक्शन में है। वागले सर, आप अच्छी खासी तेजी आज आई है, ये मूव एक्सटेंड हो सकता है क्या, खरीदूं? आशीष, बिल्कुल मूव एक्सटेंड हो सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा व्यू पॉजिटिव है, वीकेंड भी है, तो मेरे हिसाब से व्यू पॉजिटिव इसीलिए है कि ये स्टॉक चार्ट पे मजबूत लग रहा है या वीकेंड आ रहा है इसीलिए आपको मन कर रहा है, नहीं मतलब स्टॉक पसंद आ रहा है? नहीं, चार्ट्स पे भी मजबूत है। 720-725 का ट्रेडिंग टारगेट है और 660 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तगड़ी तेजी इसमें बनेगी और भी बढ़त देखी जाएगी। लेकिन एक तो और स्टॉक्स देख लीजिए, इन्फो एज में तेजी आ रही है करीब 1200 के लेवल्स, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं। एक स्टॉक जिस पर मेरी नजर बार बार जा रही है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी स्क्रीन पर लेकर आइए। 1.5% का उछाल इस समय देखने को मिला है। पिछले कुछ मिनटों में जो बढ़त आई है उसमें एनटीपीसी भी आगे निकला है और वॉल्यूम एक्शन काफी ज्यादा, 35 से 38 लाख शेयरों का कारोबार तो हो ही गया है। किरण, ट्रेड ले रहे हैं क्या, एनटीपीसी खरीदेंगे? हाँ, पर टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा मानना है कि 160 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 156 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, इस बीच वायदा में एसआरएफ हम लोग मेंशन कर चुके हैं, लेकिन 6-6.5% अब कमजोर है। ओपन इंटरेस्ट में 42% का उछाल आता हुआ एक रीरेटिंग की तगड़ी स्टोरी थी ये स्टॉक, और अब देखिए किस तरह का प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिन के लोज पे मूव कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड ब्रेवरीज उसमें देखिए अब आप कमजोरी, अच्छे बाजार में लाल निशान के साथ वहां पे ट्रेड हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट में 25-26% के आसपास का उछाल आता हुआ। ये दोनों इंटरेस्टिंग मूव्स हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा था। इन दोनों ही स्टॉक्स पे मैं कॉल लेना चाहूंगा। एक काम करता हूं, श्रीकांत चौहान साहब आप बताओ, एसआरएफ और यूनाइटेड ब्रेवरीज। वैसे ऐसी एसआरएफ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो सेल ऑफ है वो काफ़ी जेन्युइन लग रहा है। काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स भी लेकिन हो रहे हैं, और इतने बड़े वॉल्यूम्स अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आने के बाद अगर हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक शायद पॉज हो सकता है इस ट्रेंड का, और इसी वजह से मुझे लगता है कि एसआरएफ में यहाँ पे बार्गेन बाइंग भी करना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम इसमें कोई यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, तो इसे अवॉइड करें इस लेवल पे। देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कि इसमें ब्लॉक डील किसने क्या किया है करके। बट यूबीएल जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये गिर रहा है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक एक आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। करंट लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, 1265, 1270। मुझे लगता है 1250 या 1230 के फाइनल स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, है ना, अदानी ट्रांसमिशन, उससे पहले अदानी पोर्ट्स में बहुत बताना, वो वरुण ने बताया भी था कि कुछ आज दिन के दौरान भी खबरें आई थी, प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए भी हैं, तो शायद इसीलिए भी ये स्टॉक्स तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ कल जो एफआईआईज ने हिस्सेदारी खरीदी है, प्रमोटर्स ने एग्जिट करा है, उसके अलावा एक स्टॉक स्क्रीन पर आया आशीष, वो है नैटको फार्मा। वैसे मिड कैप फार्मा की तो आज धुलाई हुई है, लेकिन नैटको फार्मा देखिए 1.5% से ज्यादा की बढ़त, लगभग 2% ऊपर चल पड़ा है ये काउंटर, 820 के लेवल्स हैं। इस पर एक्चुअली मैं एक फंडामेंटल कॉल लेना चाहती हूँ। पार्थिव, नैटको आपको याद होगा एक बहुत हॉट काउंटर था 2016 एंड 2017 के बिगनिंग में, क्योंकि लगातार खबरें आती जाती थी। उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ा। अब स्थिति क्या है इस कंपनी में, क्या हो रहा है, खरीदेंगे क्या? जी डेफिनेटली हर्षदा, ये कंपनी बहुत ही निश पाइपलाइन है इसके पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और जैसे कोपैक्सोन जैसी दवाई उसने लॉन्च की थी, हेपेटाइटिस सी की दवाई लॉन्च की थी, उसी तरह से एक रीज़न है कि स्टॉक कभी कभी अच्छी दवाई लॉन्च करने के बाद कंसोलिडेट होता है, क्योंकि इसका जो R&D पाइपलाइन है वो मर्टलाइज होने में कम से कम हम देखते हैं कि करीबन एवरी 1.5 ईयर्स ये एक नई दवाई लॉन्च करता है, जो पूरा उसका अर्निंग्स मोमेंटम ट्रिगर करता है। और हमने देखा कि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो कार्नेज हुआ था मार्जिन
इरोजन हुआ था, ये नेटको के लिए इतना असर नहीं हुआ था, रादर उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहे थे और ये स्टॉक जो है सबसे कम उसमें करेक्शन आया था पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम देखें तो यही रीज़न है। प्लस आगे जाते भी उसकी पाइपलाइन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आने वाले 3-5 साल के अंदर ये कंपनी के पास 4 से 5 ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स है जो ये कंपनी के मार्केट कैप को एक नए ऑर्बिट में ले जा सकती है। तो वेरी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मैनेजमेंट का, तो ऐसे कंपनीज पे आई थिंक लॉन्ग टर्म निवेशक बेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पार्थिव जी से बात हो रही है, 2 स्टॉक जो उन्होंने रिकमेंड करे थे, आपको याद होगा मिड कैप बैंक्स की बात करी थी और 2 नाम लिए थे, आरबीएल बैंक और करूर वैश्य बैंक। दोनों के चार्ट्स लेकर आइए स्क्रीन पर। बोलने के बाद से देखिए किस तरह की तेजी आती हुई। तो ये देखिए आप, क्या मोमेंटम, दिन के हाईज के आसपास दोनों स्टॉक्स मूव करते हुए। करूर वैश्य तो ऑलमोस्ट 4-4.25% के आसपास का उछाल दिखाता हुआ। योगेश मेहता साहब, आप भी क्या मिड कैप बैंक्स पे इस समय फोकस कर रहे हैं और आपके प्रेफर्ड बेट्स क्या होंगे अगर आप लोग बाइंग कर रहे हो उस तरफ? देखिए वर्मा जी, हमारा जो मिड कैप बैंक के रडार में जो टॉप पिक है वहाँ पे आरबीएल बैंक है। अगर 1.5 से 2 साल के निवेश का अगर है व्यू होराइजन तो आरबीएल बैंक जो है अपने आप में एक यूनिक है। और जो लास्ट मैनेजमेंट से बात हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बताया था कि 33-35% CAGR से और भी 2 साल के लिए लोन बुक ग्रो करेगा और पोटेंशियल बिजनेस भी ग्रो उतना ही करेगा। तो यहाँ पे चांसेस बहुत लाइकली है कि ये इमेंस पोटेंशियल है कि ये कंपनी के शेयर प्राइसेस में अप्रिसिएशन अच्छा मिल सकता है निवेशकों को अगर 1 से 2 साल का मिनिमम होराइजन हो तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। अच्छा, आप मानते हो क्या 2018 स्टॉक पिकिंग का बाजार है? 2017 में जैसे कहीं भी हाथ डालता था, गलत भी ट्रेड होता था तो प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाता था। 2018 चेरी पिकिंग, स्टॉक पिकिंग का मार्केट होगा? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो चेरी पिकिंग अवश्य मैं डेफिनेटली बोलूंगा। और अगर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड टाइम फ्रेम है तो 2018 में काफी सारे इवेंट्स है और बिजी इलेक्शन कैलेंडर ईयर है, मॉनसून के ऊपर भी प्रेडिक्शन चलेगा 2 महीना और, तो काफी एप्स एंड बट्स में चलेगा। तो आप लोग खरीदारी कर रहे हो कुछ सर? कर लेंगे। आप लोग खरीदारी कर रहे हो? हाँ सर, हम लोग ग्रेजुअली स्टैगर्ड बैनर में खरीदारी के लिए हम डेफिनेटली सलाह तो आप समझ तो गए हो मैं आ कहाँ रहा हूँ, क्या खरीद रहे हो सर? सर मैंने वही बताया, आरबीएल बैंक जो है मिड कैप स्पेस में है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है जो पोटेंशियल है बैटरी सेगमेंट में। ऑटो में अगर डिसरप्शन भी आता है तो देरा वो कॉप अप कर सकते हैं बैटरी सेगमेंट के लिए, ईवी आता है तो भी, और MCX है। तो ये सारे जो स्टॉक है ये मिड कैप रेंज, मिड कैप जो स्पेस है वहां पे हम रिकमेंडेशन में टॉप पिक में सलाह दे रहे हैं लेने के लिए। मिड कैप में भी खास बात यह है कि आइडियाज हैं लेकिन क्वालिटी आइडियाज हैं, उसी पर ध्यान दीजिए। पिछले साल जैसी स्थिति नहीं रहेगी 2018 में कि आप जो भी खरीदें वो भागेगा, वैसी सिचुएशन तो होगी नहीं। वागले साहब, आपने M&M फाइनेंशियल की बात की थी, मनप्पुरम फाइनेंस पर नजर डालिए। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो क्या कुछ कवर हो रही है? क्योंकि देखिए स्टॉक तो आया 2.5% ऊपर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में अभी भी करीब 3% की गिरावट है। हर्षद, आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? मनप्पुरम फाइनेंस? नहीं, मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम, अच्छा ओके। मनप्पुरम में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैं 105, 105.5, 106 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है फिर 110 तक की मूव आ सकती है, बट वो मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट M&M फाइनेंस में भी वो मोमेंटम नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बजाज फाइनेंस जैसे करेगा मंडे को, लेट अस सी होता है कि नहीं। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वो क्या ज्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है आपको अब? मनप्पुरम से बेटर है, बट आई थिंक मेरे लिए बेस्ट ऑफ द लॉट इज बजाज फाइनेंस जिस तरह से निकल रहा है पैटर्न का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को भी मेरे हिसाब से 1530 के पार निकलना होगा और फिर हम बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर 50-60 रुपए एक दिन में निकलने वाला वैसा मूव हो सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है वो दिख रहा है मुझे। किरण, इंडिया बुल हाउसिंग, हमने जब चर्चा की थी तब स्टॉक नीचे था, आपसे स्पेसिफिकली पूछा था क्या 1200 छुएगा, 1200 पर आ चुका है। अगर इन लेवल्स पर क्लोज होता है तो क्या सोमवार को और तेजी आ सकती है? क्या आप कैरी करना चाहेंगे या फिर इस समय आज के आज जो प्रॉफिट मिला है वो काट लें, घर ले जाएं? नहीं, जिस तरीके से आज की क्लोजिंग हो रही है, मेरा मानना है कि इधर से और 50-75 पॉइंट की रैली आपको सोमवार मंगलवार को देखने को मिल जानी चाहिए। उस लिहाज से मेरा मानना है कि
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो 1203 तक जो है वो एक बार क्रॉस कर लेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है डायरेक्टली 1225 के करीब, तो और करीबन 20-25 रुपए बाकी है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करके ही चलना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 1190 पे रखूंगा। हाँ अच्छा, आज पार्थिव शाह साहब का अच्छा दिन है। आरबीएल करूर वैश्य की तो बात करी थी, आईसीआईसीआई बैंक की बात करी थी दिग्गजों में। चार्ट लेकर आए स्क्रीन पर, देखिए किस तरह की तेजी अब आती हुई। खैर आज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का दिन ही है, बैंक से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं से बाजार को मदद मिल रही है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक दिन के हाईज की तरफ मूव करता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब, आईसीआईसीआई बैंक खरीद डालूं क्या? देखिए वैसे काफ़ी चल चुका है, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी में जो एक फॉर्मेशन बना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर इसे सपोर्ट करना है तो मुझे लगता है जितने भी प्राइवेट बैंक्स रहेंगे उनमें और तेज़ी आनी पड़ेगी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक भी लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि यानी जो मेरा व्यू है वो है कि एचडीएफसी बैंक को अभी भी इसी प्राइस से भी लिया जा सकता है, और आरबीएल बैंक जो आप जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल्स है, और ये स्टॉक शायद 570 या 75 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक और एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन होना, आई थिंक वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आरबीएल बैंक सब मुहर लगा रहे हैं, फंडा हो टेक्निकल हो, ध्यान रखें, स्टॉक को अपने रडार पे रखें। अच्छा, इस बीच अगले हफ्ते एक्सपायरी वीक की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, एक एक करके आप सबके पास आऊंगा, लेकिन शुरुआत श्रीकांत आपके साथ करता हूं। निफ्टी की एक्सपायरी कहां देख रहे हो सर आप? देखिए वैसे जो निफ्टी है वो एक रेंज के अंदर है, हाँ। लेकिन इस बार की जो रिकवरी है वो बैक्ड बाय बैंक स्टॉक्स है अगेन, और काफ़ी सारे जितने भी लार्ज कंपनीज है उनमें है, हाँ। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी है वो आ सकती है 10,900 के ऊपर की, 10,950 या 10,950। वागले सर? वागले सर जम गए ऐसा लग रहा है, फ्रीज हो गए, मुझे खा गया है। किरण सर, एक्सपायरी कहाँ एक्सपायर कर रहे हो? मेरा भी मानना है जिस तरीके से अभी बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट अचीव हो गया 26,800 का, तो वो उन लेवल्स पे क्लोजिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4 दिन बाकी है, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी आगे चलते देखने को मिलेगा, तो मेरा मानना है कि 10,900 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी आज दिन भर के जो डेरिवेटिव डेटा है आज शाम को एनालाइज करेंगे। आशीष जी, हम और आप सवेरे 7 बजे सोमवार को मिलते ही है मॉर्निंग कॉल पे, तब बात करेंगे एक्सपायरी की। बिल्कुल ठीक, तो स्पेसिफिकली इस पे चर्चा होगी। मैं मोटा मोटी भापने की कोशिश कर रहा था कि इस तेजी के बाद क्या फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं हाँ हैं। 10,900 के ऊपर एक्सपायरी की लाइक्लीहुड, या 10,950 तक चाहे बाजार ये मूव एक्सटेंड करता हुआ नजर आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10,930 हमारा प्रीवियस हाई था, उसके पार निकलेगा या नहीं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा अगले हफ्ते के लिए, लेकिन मोमेंटम तो लौटा जरूर है। आप देख रहे हैं आखिरी 2.5 मिनट बचा है ट्रेड का, तो 1-2 स्टॉक्स और आपको बता दें जहां पर निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, जितनी फाइनेंशियल्स की बड़ी। लेकिन एल&टी जाते जाते किरण, कोई ट्रेड 1302 पर, या फिर टाइटन बेटर है? एल&टी या टाइटन, क्या लेंगे बताइए? नहीं, एल&टी में दोनों ही अच्छे हैं, पर एल&टी मेरा मानना है कि सपोर्ट को टेस्ट किया है और उधर से वापस बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 1325 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और टाइटन की बात करें तो उधर टाइटन में भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बाउंस बैक आ गई है। पिछला भी स्विंग बॉटम था 9858 के करीब ही था, अभी भी 858 860 के लेवल से ही बाउंस बैक हुआ है, तो इधर भी टारगेट्स 894 के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो हफ्ते की जो समाप्ति हो रही है एक बेहतर नोट पे होती हुई नजर आ रही है, तो एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट एंडिंग है। ट्यूसडे गिरावट, वेडनेसडे उछाल, थर्सडे गिरावट, और आज फ्राइडे को वापस मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिन के हाईज की तरफ समाप्ति होने की इंडिकेशंस है। 10,800 के कंफर्टेबली ऊपर हम क्लोज होंगे, तो 3/4 फीसदी का उछाल, और बैंक निफ्टी से लार्जली वो मदद मिली, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ने ड्राइव करा, साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में सिलेक्टिवली बाइंग, एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग, उससे मदद मिली। एक ही पॉकेट जो आज थोड़ा सा दबाव में थी, मेरे ख्याल से लार्जली रिलायंस की वजह से एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको प्रेशर नजर आया होगा।
लेकिन थीम्स के लिहाज से वो वीकेंड स्टोरीज जैसे कहते हैं ना, कंजम्पशन थीम जो हर्षदा स्पेशली हाईलाइट कर रही थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, गॉडफ्रे फिलिप्स हो, कंजम्पशन स्टॉक्स में आज एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती है। जी हाँ, काफी तगड़ी चाल, लेकिन ये हफ्ता अच्छा रहा है खासकर आईसीआईसीआई बैंक के लिए। आशीष, ओवर द वीक आप देखिए 6.5% की तेजी स्टॉक ने कमाई है, जो काफी बढ़िया मानी जा रही है। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं स्टॉक में खरीदारी शायद और बढ़ेगी और नहीं हुआ। हाँ, तो अब देखिए वो तैयारी हो गई है नेक्स्ट लीग के लिए, नेक्स्ट तेजी के लिए। HDFC 4% भागा इस हफ्ते, और बजाज फिनसर्व का जो हम जिक्र कर रहे थे, आज देखिए सबसे ज्यादा एक्शन इसमें आया, 3% से ज्यादा की बढ़त ओवर द वीक देखने को मिली। HDFC बैंक के लिए एक बढ़िया हफ्ता, 3% प्लस की बढ़त। बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स और टाटा मोटर्स जो आज थोड़ा सा नरम है, इंतजार कर रहा है कि क्या बड़ा निकल कर आएगा, शायद बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बदलाव आए, सोमवार को उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन 1.5% इसने कमाए हैं इस पूरे हफ्ते। टॉप लूजर्स में UPL, ये एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, काफी टूटा। हिंडाल्को में प्रेशर, कोल इंडिया, HCL टेक, वेदांता, ONGC, विप्रो, इन्फोसिस। तो टेक्नोलॉजी मेजर्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, इसमें इन्फी, विप्रो और HCL टेक शामिल है। टेक मेजर्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, इसमें इन्फी, विप्रो और HCL टेक शामिल है। टेक महिंद्रा को भी आप जोड़ सकते हैं, और वीक ऑन वीक बेसिस पर यहाँ से पैसे निकले हैं, पैसे गए हैं कहाँ? फाइनेंशियल कंपनियों में, निजी बैंकों में और NBFCs में, वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो एक बहुत ही बढ़िया सत्र देखा गया है आज का। 10,822 हाईस के करीब हमने आज जाकर दिन बंद किया है। 80 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखिए, इंट्राडे में 300 पॉइंट का उछाल, 250 पॉइंट की बढ़त के साथ 26,763 के लेवल्स पर, और मिड कैप जो रो रहा था, लड़खड़ा रहा था, आज 80.2 पर। तो आज का दिन काफी वाकई बढ़िया है आशीष, और काफी तगड़ी क्लोज। अच्छा लगता है जब चौतरफा खरीदारी का दिन हो तो मूड सुधरता है आमतौर पे। अच्छा, हमने क्या पचा लिया है? हमने पचा लिया डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट का गेन, और हमने पचाया है ब्रेंट 74.5 के लेवल्स पे। अब हम जब मंडे को सेशन के लिए लौटेंगे तो देखते हैं अमेरिकन मार्केट में दरअसल किस तरह का कामकाज होता है, या कच्चा तेल ओपेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, वो वाकई 1 मिलियन बैरल्स का कट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पर खास तौर पे हमें डालनी है नजर। लेकिन एक्सपर्ट्स लार्जली मान रहे हैं आज का पुलबैक स्ट्रांग था, ये लाइकली एक्सटेंड होगा और होपफुली एक्सपायरी इन लेवल से कहीं ऊपर 10,900 या उसके ऊपर होने की लाइकलीहुड इस समय समझ में आती है। चलिए, तमाम एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ, किरण जाधव, पार्थिव शाह, श्रीकांत चौहान साहब, संदीप वागले जी, जिनको जो फ्रीज हो गए तो अब पता नहीं सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन योगेश मेहता सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और किरण, अब आपसे सुबह मंडे को स्ट्रैटेजी फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन चलिए, अब स्टॉक 2020 के रिटर्न का, जी हाँ, गोल का रिटर्न, गोल का रिटर्न। फुटबॉल सीजन, ये क्रिकेट के दीवाने भूल जाते हैं, फुटबॉल पर भी ध्यान देना होता है। और देख लेते हैं आज आशीष और नीरज के बीच कैसा, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ, हेमंत और नीरज के बीच। नीरज ने आज बाजी मारी है, देखिए कल तक तो काफी बढ़िया रिटर्न्स हेमंत के थे। आज नीरज की टीम पर नजर डाल लेते हैं। 3% की कमाई लगभग इन्होंने की है, और एस्ट्राजेनेका ये भागा काफी तगड़ी तेजी, 10% का उछाल। डी लिंक, सोम डिस्टिलरीज, ABC इंडिया, ये काउंटर्स रहे हैं नीरज की टीम में। हेमंत की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो ग्रैन्यूल्स इंडिया, पायनियर डिस्टिलरीज, PC ज्वेलर और GM ब्रूअरीज, दोनों तेजी और मंदी के खिलाड़ी हमारे कैप्टन्स ने अपनी फुटबॉल टीम में डाले। चलिए, तो ये थे रिटर्न्स, लेकिन एक अच्छे नोट पे बाजार की क्लोजिंग, और आगे भी एक्शन बरकरार रहने वाला है, क्योंकि आज तो फ्राइडे है। आज वक्त है, पूरी CNBC आवाज की इन हाउस टीम यहाँ पे आएगी जो आपको वीकेंड की प्लानिंग करने में मदद करेगी। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए वीकेंड मस्ती।